स्टूडेंट को देखा होगा, जो स्टूडेंट एक बार किसी जगह पे इंटरव्यू देने जाता है और उसके बाद वो मुड़ के उस इंटरव्यू का नाम नहीं लेता, या कुछ ऐसे स्कॉलर देखे होंगे जो एक बार कहीं रिसर्च पेपर प्रेजेंट करने गए और मुड़ के उन्होंने दोबारा कभी नाम नहीं लिया, या ऐसे छोटे स्कूल के बच्चों को देखा होगा जिन्होंने एक बार छठी क्लास में, सातवीं क्लास में, आठवीं क्लास में एक बार वो कहीं किसी साइंस एग्जीबिशन में या कहीं प्रेजेंट करने गए और उसके बाद उन्होंने मुड़ के नाम नहीं लिया। और आपको ये महसूस होता है कि ये बच्चे, चाहे छोटे बच्चे हैं, चाहे बड़े रिसर्च स्कॉलर हैं, या वो बच्चे हैं जो जॉब लगने लायक हैं, ये वहाँ से एकदम से क्यों अलग हो गए और क्यों इन्होंने अपना टेम्परामेंट बदल लिया, अपना बिहेव बदल लिया और वो एकदम से अलग डायरेक्शन में चले गए जो डायरेक्शन उनके लिए बनी ही नहीं थी। ऐसा अगर आपके सामने कहीं एग्जाम्पल आया है या आप खुद इसके भागीदार हैं या आपको जाना है, तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, NLP प्रैक्टिशनर और स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट रूबरू हूँ आपसे एक छोटे से टॉपिक को लेके। और ये टॉपिक नहीं है, ये बेसिकली ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है पिछले 25 सालों का, जो मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखा है और अलग अलग स्टूडेंट से मिलने के बाद मैंने ये पाया है कि इस तरह की घटनाएं बहुत अधिक होती हैं। और इसके अलावा कि मैं चूँकि एक स्टडी वेलनेस पे काम करता हूँ, तो ये जो ऐसे इवेंट हैं, बैड इवेंट हैं, नेगेटिव इवेंट हैं, इसको एक हम ये कह सकते हैं कि जो ज़िंदगी के ऊपर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, और क्वेश्चन मार्क इतना बड़ा बढ़ जाता है कि लाइफ है, जिधर जानी चाहिए थी, जिधर बच्चे को बढ़ना चाहिए था, बच्चा वहाँ से पूरी तरह से हट जाता है। और इतना दुखद होता है, इतना ये पेनफुल होता है। मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को पर्सनली जानता हूँ जिनमें बहुत बड़ा टैलेंट था, जिनमें बहुत अधिक उनमें एक्सपर्टी थी, बट वो एक बार कहीं गए, एक बार बैड इवेंट हुआ और उसके बाद उन्होंने नाम तक नहीं लिया। और ऐसे बच्चे भी जानता हूँ जिन्होंने अपना जॉब ही बदल लिया। जब स्टूडेंट अपने नॉलेज को या अपनी योग्यता को, अपनी क्वालिफिकेशन को प्रेजेंट करने जाता है, तो मोटे तौर पे 3 कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है कि या तो स्टूडेंट जाता है अपनी नौकरी के लिए, जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए जाता है, या फिर स्टूडेंट अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट करता है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, या फिर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल के बच्चे हैं, उनको कई सारे इनोवेटिव असाइनमेंट मिलते हैं और वो अपने इनोवेटिव असाइनमेंट पे काम करते हैं और अपना कहीं जाके किसी कंपटीशन में या किसी एग्जीबिशन में प्रेजेंट करते हैं। अब तीनों सिचुएशन में इम्प्रॉपर बिहेवियर, यानी कि ऐसा बिहेव जो नहीं होना चाहिए उन बच्चों के साथ, उन पार्टिसिपेंट के साथ, वो बिहेवियर हो जाता है मे बी इंटेंसली और मे बी अनइंटेंसली, जानबूझ के भी हो सकता है, या कुछ व्यक्तित्व का हिस्सा भी होता है, या हमारी कुछ वॉल्यूम या हमारा बिहेवियर या हमारा एटीट्यूड इस तरह का होता है कि स्टूडेंट एकदम से डर जाता है, या स्टूडेंट है, वो पार्टिसिपेंट है, वो एकदम से घबरा जाते हैं। वो भी एक प्रकार का इम्प्रॉपर बिहेवियर में आता है। इसके द्वारा किया जाता है कि जो आपके सामने जो एक्सपर्ट बैठते हैं, जो पैनल बैठता है, उसके द्वारा किया जाता है। यहाँ पे 2 कैटेगरी मिलेगी आपको। एक कैटेगरी होती है कि वो वास्तव में कर रहे हैं, और एक होता है कि वो वास्तव में तो नहीं कर रहे बट आपको फील हो रहा है। यानी कि ये ट्रू भी हो सकता है और ये फॉल्स भी हो सकता है। अब ये चूँकि उस हॉल के अंदर सिर्फ आप होते हैं और वो पैनल होता है, ये किसी को नहीं पता, ये सिर्फ आपको पता है या फिर आपके पैनल को पता है। बट मैं यहाँ सिर्फ स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, तो आपको इसको जो भी आपको लगा हो, अगर आपको इम्प्रॉपर लगा हो, रूड बिहेवियर लगा हो, तो हम क्या करें। अगर आपका ऐसा है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हाँ, मेरे चैनल पे पहली बार है तो गुजारिश की चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। समझते हैं कि ये किसके द्वारा होता है इम्प्रॉपर बिहेवियर, यानी कि पहला देखते हैं कि इम्प्रॉपर बिहेवियर होता क्या है। इम्प्रॉपर बिहेवियर वो बिहेवियर होता है जिससे जो सामने, हमारे सामने, पैनल के सामने जो स्टूडेंट आया है, जो अपना प्रेजेंट कर रहा है, वो चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बड़ा रिसर्च स्कॉलर है, या वो जॉब के लिए आया है, वो अपना जो बैलेंस को खो बैठता है। यानी कि बच्चा है तो डर जाएगा, या सब्जेक्ट है कोई चीज़ें तो भूल जाएगा, एकदम से इम्बैलेंस हो जाता है। तो उसको हमने कहा कि ये इम्प्रॉपर बिहेवियर है। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, यानी कि स्टूडेंट को परेशानी हो गई, स्टूडेंट हमारा परेशान हो गया, और परेशान होने की वजह से अपना जो नॉलेज है, अपना स्किल है, वो प्रेजेंट नहीं कर पाया। अगर वो प्रेजेंट करता तो वो
उसी बच्चे के नॉलेज को यही एक्सपर्ट या पैनल उसको सही मानता और उसका सिलेक्शन होता, तो उसका सिलेक्शन छूट जाता है। ये सबसे बड़ा नुकसान है। तो यहाँ पे सवाल है कि कहाँ कहाँ पे होते हैं। सबसे 3 कैटेगरी में ले रहा हूँ। एक तो इंटरव्यू पे होता है, यानी कि जब बच्चे की नौकरी लगने वाली होती है उस समय ये बिहेवियर हो जाता है तो बच्चे की जॉब चली जाती है, यानी कि वो जॉब मिलने वाली थी वो बच्चे को नहीं मिलती, बच्चे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। सेकंड आता है जब बच्चा रिसर्च में आता है, एक सपना लेके आता है कि मैं बहुत बड़ा काम करूंगा, मैं अच्छा इनोवेशन करूंगा, चाहे सोशियोलॉजी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, हिंदी हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, किसी भी सब्जेक्ट में। और अगर उसके साथ ऐसा होता है पहली बार जब वो किसी सेमिनार में, कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट करने गया है तो बच्चा फिर दोबारा नहीं जाता, ऐसा भी देखा गया है। या फिर जो स्कूल के बच्चे हैं, जो स्कूल के अंदर इनोवेटिव असाइनमेंट होते हैं, वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी होते हैं, वहाँ पे बच्चे को अगर इस तरह का बिहेवियर मिल जाता है तो बच्चा वहाँ से डर सकता है। ये 3 कैटेगरी हमारे यहाँ पे है। अब सवाल है कि इसका मैकेनिज्म क्या है। इसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है। आप चाहे छोटे बच्चे हैं या अभिभावक हैं या टीचर हैं, एक बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है कि ये हमारा इंसान है, ये आप और हम हैं। अगर मेरे अंदर कहीं से गुस्सा भरा हुआ है, मुझे किसी पे गुस्सा आ रहा है तो वो गुस्सा निकलता है। कई बार ट्रैफिक का गुस्सा होता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, उनका गुस्सा है वो निकल जाता है उस स्टूडेंट पे, उस पार्टिसिपेंट पे, उस बच्चे पे। अब यहाँ पे बड़ी बात क्या है, गुस्से की, गुस्सा हमेशा कमज़ोर पे निकलता है, गुस्सा हमेशा छोटे पे निकलता है। हमें पता है कि वो रिएक्ट नहीं करेगा, वो रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए हम वो एंगर निकाल देते हैं। एक दूसरा ये भी होता है कि जो बच्चा प्रेजेंट कर रहा है, जो एक्टिविटी वो बच्चा प्रेजेंट कर रहा है, या जो टॉपिक बच्चा प्रेजेंट कर रहा है, या जो सवाल का आंसर जो दे रहा है, उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता। कई बार जब इंटरेस्ट नहीं होता तो भी इंसान झल्ला जाता है और वो कुछ इस तरह का बिहेवियर करने लगता है। या फिर एक केस और देखा गया है कि साहब उस सब्जेक्ट में मुझे नॉलेज ही नहीं है, और जब जिस सब्जेक्ट का मुझे नॉलेज नहीं होता और उस सब्जेक्ट का नॉलेज अगर कोई सामने रखता है तो ये मानव स्वभाव है, उसको वो लाइक नहीं करता। ये मोटे तौर पे 3 रीज़न देखें। इसके अलावा और भी रीज़न हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, जॉब टू जॉब, ग्रुप टू ग्रुप, डिफरेंट एस्पेक्ट हैं इसमें। हाँ, इसके अलावा अगर आपका कोई एस्पेक्ट रहा है तो मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या अपना सवाल मुझ तक भेज सकते हैं। साहब ये समस्या है और आप भी मानते हैं, स्टूडेंट भी मानता है, बट इसका सॉल्यूशन क्या हो? डियर स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन एक यूनिवर्सल कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर रहा है, एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम डिपेंड कर रहा है, एक्टिविटी टू एक्टिविटी डिपेंड करता है। बट मोटे तौर पे मैं एक स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट होने के नाते, एक काउंसलर होने के नाते, जो मैंने जो एनालिसिस किया है, जो मैंने रेफरेंस है, जो पढ़ा है, जो मैं फील करता हूँ, जो मेरी स्टूडेंट से बात होती है, स्टूडेंट मेरे को फीडबैक देते हैं, उसके अकॉर्डिंग कि 3 स्टेप में सॉल्यूशन ऐसा समझिए कि पहला जो सॉल्यूशन नंबर 1, यानी कि अगर आप जॉब इंटरव्यू पे जाते हैं और आपके साथ कोई ऊंची आवाज़ में या किसी ऐसा बिहेव होता है तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी स्पीड को बरकरार रखना है। यानी कि आप जो प्रेजेंट कर रहे हैं अपना टॉपिक, आपको मेंटेन रखना, आपको रुकना नहीं है, आपको हड़बड़ाना नहीं है। अब अगर कब नहीं हड़बड़ाएंगे आप, कब नहीं परेशान होंगे, अगर आपने ये समझ लिया कि साहब ये इंसान है, कई बार से परेशान होकर आया है तो इसका कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे। आपको पता चल जाएगा कि इस सब्जेक्ट में सामने वाले को इंटरेस्ट नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप तो अपना कंटिन्यू रखिए, आप बोलते जाइए। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन नहीं होगा, वो तो वैसे ही नहीं हो रहा क्योंकि अगले का, सामने वाले का बिहेव भी ऐसा आ गया। तो आप अपना पेस मेंटेन करिए, अपना कंटिन्यू बोलते रहिए, अपना जो भी आप एक्टिविटी है, आप कोई साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट शो कर रहे हैं, आप करते रहिए। आप जो भी कर रहे हैं, यानी जो करने गए हैं आप, वो करते रहिए, रुकना नहीं है, चालू रखना है जब तक आपको रोकने को नहीं कहा जाए, चलते चलिए। दूसरा सिचुएशन ये होती है कि आप रिसर्च स्कॉलर हैं, आप शोधार्थी हैं, आप PhD कर रहे हैं, तो तब उसके जो भी जिसको हमने कहा कि एक इम्प्रॉपर बिहेवियर है, इम्प्रॉपर क्वेश्चंस हैं, इम्प्रॉपर एटीट्यूड, उनको आप नोट करिए, उनको नोट करिए ताकि अगली बार हम उसको इम्प्रूव करके लेके जाएंगे अगले पेपर में।
और एक चीज़ और कि आप रिसर्च स्कॉलर हैं और आपको लगता है कि मेरा बहुत अच्छा पेपर है और यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया है कि जो नहीं होना चाहिए था, तो डियर स्टूडेंट और बहुत सारे जर्नल हैं, बहुत सारे सेमिनार होती हैं, बहुत सारी कॉन्फ्रेंस होती हैं, बहुत सारे इवेंट होते हैं। तो इस एक पे हमें अटकना नहीं है, आप वहाँ से अपना कंप्लीट करके आ जाइए और अगली बार आप जाएं तो पूरी तैयारी के साथ जाएं और आपके पास जवाब लेके जाएं किसी भी चीज़ के लिए। अब तीसरी जो कैटेगरी जो है ये है स्टूडेंट के केस में। छोटे बच्चे होते हैं, यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम होती है। कई बार देखने में आता है और दिल दुखता है कि ये छोटे बच्चे हैं, इनको छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहिए था। ये कोई बहुत बड़े नहीं हुए भी, कोई बच्चा 6th क्लास में है, 7th क्लास में, 8th में, स्कूल के बच्चे हैं, इनको एक प्यार की ज़रूरत है, इनको एक मोटिवेशन की ज़रूरत है, इनको अफेक्शन की ज़रूरत है। बट यहाँ पे क्या करना है एज ए सॉल्यूशन कि आपको रेडी रहना है। आपको रेडी रहना है कि आपसे कोई भी अनरिलेटेड इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको रेडी रहना है कि आपको वहाँ पे इररिलेवेंट बिहेवियर भी मिल सकता है। हाँ, याद रखिएगा कि अगर इलीगल बिहेवियर तो एक्सेप्ट मत करिए कभी भी, लीगल बिहेव होना चाहिए। अगर इलीगल है तो जो भी आपके वो एजेंसी है, जो भी ऑर्गेनाइजर, उनको इमीडिएट इन्फॉर्म करें। बट इलीगल नहीं होता, यहाँ पे इम्प्रॉपर होता है और इम्प्रॉपर का एक स्टूडेंट के पास कोई एविडेंस नहीं होता कि वो किसी को कंप्लेन करे, और जैसे ही माइंड कंप्लेन में जाएगा तो वो अपना काम छोड़ देगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन तौर पे ये करना कि आप रेडी रहिएगा कि इम्प्रॉपर बिहेवियर के लिए, इम्प्रॉपर क्वेश्चंस के लिए। और रेडी रहना कैसे है, क्योंकि स्टूडेंट हैं, छोटे बच्चे हैं, तो रहना इसलिए है कि आप जहाँ भी जा रहे हैं, जिस किसी भी इवेंट में जा रहे हैं, आप अपने स्कूल में, यानी कि आपकी जो फैमिली है, फैमिली 2 होती है, एक तो हमारा घर और एक स्कूल, 2 परिवार होते हैं हमारे, इट्स अकॉर्डिंग टू मी। तो आप अपने फैमिली में उस मॉडल पे या उस प्रेजेंटेशन पे बहुत सारा डिस्कस करिए। अगर फैमिली पढ़ी लिखी है तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको जो भी वो सजेशन देते हैं, जो भी सवाल होते हैं, उन सबको सुनिए आप, और वहीं से आप आंसर ढूंढना शुरू कर दीजिए। अगर घर में, कई बार ऐसा भी होता है कि घर में हमारा जो इनोवेशन या हमारा इवेंट है या हमारा जो प्रोजेक्ट है, मॉडल है, उसको समझने वाले नहीं होते, उनका सब्जेक्ट अलग होता है। और कई बार तो ऐसा भी देखा है मैंने कि घर में लोग पढ़े लिखे भी कम होते हैं। उस केस में जो आपके जो स्कूल के जो टीचर हैं, जो आपके गाइड टीचर हैं, आप गाइड टीचर से ये पूछिए कि सर इसके अलावा और क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, सर क्या क्या इररिलेवेंट सवाल पूछे जा सकते हैं। और एक काम और करिए, ये NLP की टेक्निक शेयर कर रहा हूँ, जो आपके बेस्ट टीचर हैं, आपके जो बेस्ट टीचर, आप जिनको बहुत प्यार करते हो, आप जिनको एज ए फादर या एज ए मदर मानते हो सकता है टीचर हो या मैडम हो, आप उनसे ज़रूर मिले, भले ही वो गाइड टीचर ना हो। रिपीट करूं कि आपके मान लो गाइड टीचर कोई और हैं और आप दूसरे टीचर हैं जिसको आप मेंटोर मानते हैं, जिसको आप बहुत अच्छा मानते हैं, उनके पास लेके जाइए अपना प्रोजेक्ट या मॉडल और आप उनसे कहिए सर या मैडम कि इस पर क्या क्या इररिलेवेंट सवाल पूछे जाते हैं। याद रखिए शब्द इररिलेवेंट, यानी कि जो इससे संबंधित ही नहीं है, फिर भी पूछ सकता है इंसान। बस उन सवालों का जवाब ढूंढते रहिए और जो आपके टीचर हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन नंबर 1, यानी कि तीनों स्टेज पे ये सॉल्यूशन हम काम में ले सकते हैं। इसके बाद ये दूसरा जो पॉइंट है, यानी कि ये सॉल्यूशन का सेकंड स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है डियर स्टूडेंट। रिमेंबर, इट इज़ नॉट लास्ट, इट्स नॉट लाइफ। यानी कि ये आपका आखिरी प्रेजेंटेशन नहीं है, ये आपका आखिरी इंटरव्यू नहीं है, आपका आखिरी पेपर नहीं है। हो सकता है पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, बट ये आखिरी तो कभी नहीं है, याद रखिएगा। क्योंकि इससे बेहतर भी आपको मिलने वाला है, क्योंकि जब आप यहाँ तक आ गए हैं तो आप आगे भी जा सकते हैं। एक मेरे मेंटोर कहा करते हैं कि एक बच्चा या एक बच्ची अगर घर में साइकिल चला सकते हैं, गांव में साइकिल चला सकते हैं, तो शहर में भी चला सकते हैं। अगर घर के बड़े आंगन में साइकिल चल सकते हैं तो रोड पर भी वो बच्चे चला सकते हैं, हाईवे पर भी वो बच्चे चला सकते हैं। इट मीन्स कि जब आप यहाँ तक आ गए तो आप आगे भी जाओगे। अब इस केस में क्या रखना है, अगर ये इट्स नॉट लाइफ, इट्स नॉट लास्ट, ये आखिरी नहीं है, तो फिर यानी कि इसका अगले पायदान पे जाना है। और अगले पायदान पे क्या करना है कि नंबर 3 पे रिप्लाई पॉजिटिव, यानी कि जो लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं, मिसकंडक्ट कर रहे हैं, उनको हमें पॉजिटिव रिप्लाई करना है। पॉजिटिव रिप्लाई का मतलब क्या है? आप कहेंगे सर वहाँ तो बोलने ही नहीं देते। बिल्कुल आई एग्री कि बोलने नहीं देते आपको। पॉजिटिव का ध्यान से समझिएगा। पॉजिटिव रिप्लाई ये करना है कि अगर आप मान लो कि आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, आप जॉब के लिए जा रहे हैं, और मान लो आपको लगता है कि यहाँ से मुझे रिजेक्शन मिलेगा,
आपको लग गया कि मुझे यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा, तैयारी करिए उसे बड़े वाले की। मान लो आरएस का है तो आप आईएएस की तैयारी करिए, आपका स्कूल 2nd ग्रेड का है तो 1st ग्रेड की तैयारी करिए। यानी कि हर एग्ज़ाम का एक लेवल ऊपर होता है, उस लेवल की तैयारी करिए आप। उसी दिन से शुरू करिए और ठान लीजिए वहीं पे कि हाँ अब मैं करके दिखाऊंगा। ये पॉजिटिव रिप्लाई होता है, इसको आप करिए। अगर आप सपोज कि आप रिसर्च स्कॉलर हैं और आपके साथ ऐसा हो तो ठान लीजिए उसी वक्त वहीं पे कि मुझे इससे अच्छे वाले जर्नल में पब्लिश करवाना है, मुझे अच्छे इससे भी बड़े वाले कॉन्फ्रेंस में, बड़े वाले सेमिनार में प्रेजेंट करके आना है। विड्रॉ नहीं करना, मुड़ के देखना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। आप छोटे बच्चे हैं तो इतना सा देखिए, अभी आप बच्चे हैं, लाखों बच्चे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, आपने पार्टिसिपेट तो किया। आप यहाँ तक आए तो मतलब आप में कुछ दम है, आपके अंदर कुछ क्वालिटी है। इस क्वालिटी को थोड़ा सा बड़ा करिए और अगले इवेंट में जाइए, वो अगले 6 महीने या साल भर में अगला होने वाला है उसमें जाइए, या फिर इससे बड़ा कोई अगर है तो आप जाइए, तुरंत अपने जो गाइड टीचर हैं, जो मेंटोर टीचर, उनसे संपर्क करिए, उनको पूरी बात बताइए कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हम इस तरह से अंदर गए, इस तरह से हमने प्रेजेंटेशन चालू किया और इस तरह के इतने लोग थे, उन्होंने ये सवाल पूछे। आप उनको पूरी कहानी बताइए। आप मन में मत रखिए बिल्कुल भी। घर में हैं तो घर में अगर सुनने वाले हैं तो घर में भी बताइए, मगर आपके गाइड टीचर को तो ज़रूर बताइए, क्योंकि बहुत से केस ऐसे आते हैं कि माँ बाप के पास समय भी नहीं होता कई बार, या कुछ फैमिलीज इस तरह की डिज़ाइन हो चुकी हैं जिनके माँ बाप के पास टाइम ही नहीं है। आपके पास गाइड टीचर हैं, वो आपके गुरु हैं, वो आपके सब कुछ हैं, आप उनको बताइए। हर स्कूल में एक अच्छा टीचर मिलता है जिसको आप प्यार करते हैं, हर कॉलेज में एक अच्छा टीचर होता है जिसको आप प्यार करते हैं, जिसको आप बहुत सम्मान करते हैं, आप दिल से उनका रिगार्ड करते हैं। आप उनसे मिलिए, उनको बताइए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और अगले की तैयारी शुरू कर दीजिए। ये होता है पॉजिटिव रिप्लाई। हाँ, अब तक इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या सवाल अपना मुझ तक भिजवा सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो गुजारिश की वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।